अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के ब्लॉग में हम दो अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो IMF की टीम पाकिस्तान पहुंच गई और हुकूमत पाकिस्तान, वज़ारत ख़ज़ाना की टीम और IMF के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। 3 दिन ये मुज़ाकरात चलेंगे। उसके बाद फिर पाकिस्तान को फ़ैसला होगा कि पाकिस्तान को जो $1.1 अरब की अगली किस्त है स्टैंड बाई अरेंजमेंट की, वो मिलनी या नहीं मिलनी। और इसी दौरान जो है वो अगले प्रोग्राम जो बेल आउट प्रोग्राम है उसके लिए मुज़ाकरात होंगे। एक तो ये इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा, इमरान खान साहब की मुलाकातों पे 2 हफ्ते की पाबंदी लग गई है। ये जो हर वक्त तहरीक इंसाफ के रहनुमा और उनके इत्तेहादी जमातों के रहनुमा जो है वो उन्होंने ये अपना हक समझ लिया था कि जेल में कैद एक जिसको सजा हुई हुई है, कैदी है, बेशक वो एक पार्टी का चेयरमैन रहा है, साबिक वज़ीर आज़म रहा है, लेकिन इस वक्त उनकी हैसियत कैदी की सी है, तो उनसे रोज़ मुलाकातों का तांता बंधा होता था। तो अब उसके ऊपर 2 हफ्ते की पाबंदी लगा दी गई है। वजह इसकी जो है वो अमन अमान की सूरत हाल और सिक्योरिटी को बताया गया है। इसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम आपको उन दोनों मौज़ूआत के ऊपर जो है वो तफसीलात फराहम करें, तजिया दें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें अपने दोस्तों अजीज़ों। अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो उनको आगे शेयर करें, उन तक पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इसको देख सकें। अब और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की तरफ। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको IMF कहा जाता है, उसकी टीम जो है वो पाकिस्तान पहुंच गई है और वो अब 3 रोज़ा मुज़ाकरात होंगे हुकूमत पाकिस्तान और IMF की टीमों के दरमियान। वज़ारत ख़ज़ाना की जो टीम है उसकी सरबराही जो है वो नए वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब करेंगे, जो कि एक बैंकर हैं, हबीब बैंक के सदर थे, वहाँ से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और अब वो पाकिस्तान के नए वज़ीर ख़ज़ाना बने हैं, टेक्नोक्रेट हैं। अब देखते हैं कि वो किस तरह से हैंडल करते हैं सूरत हाल को। और जो $1.1 अरब पाकिस्तान को मिलने हैं उसके ऊपर मुज़ाकरात होंगे और साथ ही नए प्रोग्राम जो अब पाकिस्तान मांग रहा है IMF से, एक नए प्रोग्राम में जाएगा $7 से $8 अरब का 3 साल का के लिए हुकूमत पाकिस्तान जो है वो IMF के प्रोग्राम में जाना चाह रही है बेल आउट पैकेज की, तो उसके ऊपर भी इब्तदाई मुज़ाकरात होंगे। तो ये पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो किसी ख़ास तौर पर 3 महीने में वो कदर मुस्तहकम है, इस्तेहकाम है उसमें। तो उस इस्तेहकाम का ताल्लुक बराह रास्त इस बात से है कि पाकिस्तान को अगली किस्त मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर किस्त मिलने में ताख़ीर हुई या किस्त नहीं मिली तो फिर डॉलर जो है ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा। और जो डॉलर इस वक्त एक स्टेबल पोजीशन पे है, एक स्टेबिलिटी नज़र आती है डॉलर के और रुपए की कदर के हवाले से, तो वो एक दफ़ा फिर डिस्टर्ब होगी, एक दफ़ा फिर उसमें गड़बड़ होगी और डॉलर ऊपर जा सकता है। तो ये बड़े अहम मुज़ाकरात हैं। तो लेकिन असल बात यह है, ये ठीक है कि आपके पास इस वक्त तो और कोई ऑप्शन नहीं है कि आप IMF के पास जाएं, उनसे कर्ज लें, लेकिन आपके पास 3 साल होंगे IMF के प्रोग्राम में जाने के बाद। इन 3 सालों में अगर हुकूमत पाकिस्तान, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, अगर वो अल्टरनेट स्ट्रेटजी नहीं बनाती और जो पाकिस्तान की मीशत के बुनियादी मसाइल हैं उनकी तरफ तवज्जो नहीं देती, तो 3 साल के बाद हमें फिर फौरी तौर पर दोबारा IMF के एक नए प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। और हमारी जो हम दावे करते हैं हमारे हुक्मरान कि IMF से जान छुट जाएगी, ये जान नहीं छुटेगी। ये कब तक नहीं छुटेगी? जब तक हम अपने टैक्स के निज़ाम को तरक्की पसंद नहीं बनाते, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन नहीं लेके आते। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन से मुराद क्या है कि जो जितना ज़्यादा कमाता है उसके ऊपर उतना टैक्स लगे, जो जितना कम कमाता है उसके ऊपर या तो टैक्स ना हो या वो थोड़ा सा मामूली सा टैक्स दे। इस वक्त क्या है कि पाकिस्तान के जो गरीब लोग हैं, जो कम आमदन है जिनकी, उनके ऊपर भी उतना ही टैक्स है GST की शक्ल में, बाकी शक्लों में, और जो अरबपति हैं, करोड़पति हैं, उनके ऊपर भी उतना ही टैक्स है। तो ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है ये गैर मुनसफाना टैक्स होता है, क्योंकि ये इनकम देख के नहीं लगाया जाता, ये सबके ऊपर बराबर लगा दिया जाता है। एक आदमी 1 करोड़ रुपया महीना कमा रहा है वो भी 17% GST पे कर रहा है। एक आदमी जो 10,000 या 20 या 50,000 कमा रहा है महीने का, वो भी उतना ही टैक्स पे कर रहा है। तो ये गैर मुनसफाना टैक्स निज़ाम है। एक तो पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम में रेडिकल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, इस्लाहात की ज़रूरत है, और अमीरों के ऊपर जो टैक्स नहीं दे रहे उनसे टैक्स लिया जाए और आवाम के ऊपर बतदरीज टैक्स का बोझ कम किया जाए। अगर तो हुकूमत ये करती है तो पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो पाएगा। दूसरा, ये जो टैक्स जो GDP है की जो शरह है वो 9% है, इसको अगर आप 14-15% पे अगले 5 सालों में नहीं लेके जाते तो तब भी पाकिस्तान को बार बार कर्जों के ऊपर गुजारा करना पड़ेगा और पाकिस्तान धंसता चला जाएगा,
कर्जों के बोझ के नीचे। कर्जे अंदरूनी भी हैं, बैरूनी भी हैं। इसके अलावा पाकिस्तान को अपनी इनकम बढ़ानी है। आमदन बढ़ाने के दो तरीके हैं, एक तो आप टैक्स को बढ़ाएं, टैक्स कलेक्शन को के अंदर इजाफा करें और टैक्स निज़ाम के अंदर जो खराबियां उनको दूर करें, उसके लिए दूरस नौयत की जो है वो रिफॉर्म्स करें। दूसरा उसके अंदर जो है वो आपको आमदनी बढ़ाने का ये है कि आप अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, अपनी जो आपकी सनती बेस है उसको उसके अंदर इजाफा करें, उससे आपको रोजगार का मसला भी हल होगा और उसके साथ साथ आप जो नौजवान आ रहे हैं यूनिवर्सिटी से उनको स्किल सिखाएं और साथ में उनको बिजनेस की तरफ तरगीब दें कि वो अपना काम करें, वो नौकरी की तलाश में मार्केट में ना निकलें बल्कि वो अपना काम करें, छोटे लेवल पे बेशक काम करें। तो इस तरीके के साथ जो है हुकूमत को इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे ताकि बेरोजगारी कम हो, गुर्बत कम हो और महंगाई जो है उसके खात्मे के लिए भी इकदाम जो है वो करने पड़ेंगे। तो IMF के पास जरूर जाएं, लेकिन IMF ये हल नहीं है। पाकिस्तान अब तक 13 दफा जा चुका है 1990 की दिहाई में, और 13 दफा जाने के बावजूद पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल हल नहीं हुए, क्योंकि उसका IMF के प्रोग्राम से ताल्लुक नहीं। IMF आपको वक्ती इस्तेहकाम देता है, आपके वक्ती फाइनेंशियल मसाइल को वक्ती तौर पे हल करता है थोड़े, लेकिन जो असल मसाइल हैं वो आपके रिफॉर्म्स के जरिए से हल होंगे। जब तक आप पूरा स्ट्रक्चर चेंज नहीं करते तब तक ये मसाइल जो हैं वो हल नहीं होंगे। तो इसके लिए बाकी इस्लाहात करनी पड़ेंगी, बुनियादी नौयत की रेडिकल इस्लाहात करनी पड़ेंगी ताकि मैशत अपने पाँव पे खड़े हो, आवाम के ऊपर जो टैक्सों का और महंगाई का बोझ है इसको कम किया जा सके। और जो कार्टल्स बन गए हुए हैं, ये जो माफियाज जिनको कहते हैं, ये बन गए हुए हैं मैशत के। हर जो तंजीम है ताजरों की, हर जो तंजीम है बड़े ताजरों की, सरमायादारों की, सनतकारों की, वो अब एक माफिया की शक्ल इख्तियार कर चुकी, कार्टल की शक्ल है। उसको तोड़ना पड़ेगा, उसके लिए इकदाम करने पड़ेंगे। तो ये एक तो करने की जरूरत होगी IMF के हवाले से। अगर हमने वाकई IMF से जान छुड़ानी है तो अपने पाँव पे हकीकी मानों में खड़ा होना पड़ेगा, अपनी आमदन बढ़ानी होगी, अपने अखराजात को कंट्रोल करना होगा, वसाइल का रुख इशराफिया से आवाम की तरफ मोड़ना होगा। दूसरी जो खबर जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे प्रोग्राम में, वो है कि तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है, साबिक चेयरमैन बानी जनाब इमरान खान साहब, उनकी मुलाकातों पे 2 हफ्ते की पाबंदी लगी है। सिर्फ उनकी मुलाकातों पे नहीं लगी, बल्कि उनके साथ शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और जो दीगर लोग हैं उनकी भी मुलाकातों पे 2 हफ्ते की पाबंदी लग गई है। और मीडिया कवरेज से भी रोक दिया गया है, मीडिया को मना कर दिया गया है कि वो डयाला जेल के इर्द गिर्द नजर ना आए। हुआ ये था नाजरीन, एक तो इसकी वजह सिक्योरिटी बताई गई है कि सिक्योरिटी के खदशात हैं। पिछले दिनों कुछ लोग पकड़े गए थे, 3 दहशतगर्द CTD ने, जिनसे नक्शे बरामद हुए डयाला जेल के, और कुछ और मालूमात भी सामने आई हैं। वो तो अभी तक मंजर आम पे नहीं आई सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, लेकिन अब उसकी बुनियाद पे डयाला जेल, मियाँ वाली जेल और 1-2 और जेलें जो हैं पंजाब की, वहाँ सिक्योरिटी के इंतजाम को सख्त कर दिया गया है और किसी भी किस्म की तमाम मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई है। तो हुआ ये नाजरीन कि गुज़श्ता जब से इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन के दौरान भी ये हुआ, इलेक्शन के बाद खास तौर पे ये मामला बहुत बढ़ गया। हर रोज हाई कोर्ट में दरखास्तें आ रही थी मुख्तलिफ लोगों की। जब किसी को सजा हो जाती है, जो कैदी होता है, उसके करीबी रिश्तेदारों के अलावा उसको कोई नहीं मिल सकता। लेकिन इमरान खान साहब को रोजाना दर्जनों की तादाद में उनके वकला तो मिलते ही मिलते थे, उनके पार्टी के रहनुमा के, जी हमने मुशावरत करनी है। और भाई आपने, आपकी पार्टी है, उसके दूसरे लीडर्स हैं, अब आपने दोबारा से इलेक्शन भी करवा दिए हैं, वो इलेक्शन कमीशन को जमा करवा दिए हैं, अब आपने एक चेयरमैन मुंतखब किया है, सेक्रेटरी जनरल है, बाकी अहदेदार हैं, तो आप फैसले करें पार्टी के। तो वहां पे जाके ये मिल रहे थे उनके इत्तेहादी भी, और रोजाना जो है ये दर्जनों की हिसाब से मुलाकातें हो रही थी। तो एक तो और हाई कोर्ट में उसके इंट्रा पार्ट जो अपील है वो भी, जो सिंगल बेंच के फैसले थे कि जी जो आएगा वो मुलाकात करेगा, वो हक है, बुनियादी हक है। ये हक आप बाकियों को भी देते हैं, फिर बाकी कैदियों को भी। इमरान खान साहब कहा करते थे कि पाकिस्तान में 2 तरह के निज़ाम, एक इशराफिया के लिए, एक आम लोगों के लिए। अब इमरान खान साहब इशराफिया वाली सहूलियत क्यों ले रहे हैं? अब वो स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों ले रहे हैं? तहरीक इंसाफ तनकीद किया करती थी, मतलब मियां नवाज शरीफ से तो उनके पार्टी के लोग नहीं मिल सकते थे, उनकी फैमिली के लोग मिलते थे हफ्ते के बाद 1 दफा। यहाँ रोजाना जा रहे होते हैं, मुलाकातें कर रहे होते हैं, और जिसको मुलाकात से मना करते हैं वो सीधा हाईकोर्ट पहुंचता है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट, और वहां से ऑर्डर लेता है और पहुंच जाता है इमरान खान से मुलाकातें करने के लिए। जब तक इमरान खान साहब जेल में हैं, कैदी हैं, वो चेयरमैन नहीं है PTI के, वो सियासी साबिक वज़ीर आज़म है, नवाज शरीफ साहब भी थे, आसिफ जरदारी साहब भी थे, बाकी लोग भी थे। क्या इनको थोक से मिलने की इजाजत थी? थोक के हिसाब से तो आम कैदियों को भी इजाजत दें, फिर जो इमरान खान साहब अपने लिए जो है वो करते हैं, डिमांड करते हैं, वो बाकी कैदियों के लिए भी डिमांड करें और कहें कि जी सबको मुलाकात करने से, जो जिसे मिलना चाहे वो मिल ले आके। तो ये जो मामला हैं, अब ये दोहरा मेयार तहरीक इंसाफ ने मुकर्रर किया हुआ है। अब बहरहाल सिक्योरिटी की वजह से 2 हफ्ते तो अब
मुलाकातों का ये सिलसिला मौकूफ हो गया, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। लगता यह है कि शायद पीटीआई और तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब जो हैं उनके ऊपर सख्ती का नया दौर शुरू हुआ चाहता है। कुछ इस किस्म के मामला जो हैं वो सामने आ रहे हैं और तहरीक इंसाफ जो है उसने शदीद रद्दमल दिया है, उनका बड़ा मनफी रद्दमल है। जो मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो वज़ीर दाखिला बने हैं नई हुकूमत में, और उनका ये ख्याल है कि जो कुछ उन्होंने पंजाब के चीफ मिनिस्टर के तौर पे किया था, जिस तरह की सख्ती, तो वही जो है वो अब होगी। अब वो वज़ीर दाखिला बन गया तो इसी तरह का मामला होगा। और कुछ तजिया निगार तो ये कह रहे हैं कि शायद क्रैकडाउन हो, लेकिन कुछ तजिया निगार जो हैं, ये जो खबरें आई थी कि जी अडयाला जेल पे हमले के मुलजमान पकड़े गए, मनसूबा पकड़ा गया, मतलब नजम सेठी साहब जो सीनियर तजिया निगार हैं उनका ये कहना है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी, ऐसे ही छोड़ा गया था, खबर छोड़ी गई थी और इसमें हकीकत नहीं है। लेकिन अब महकमा दाखिला और इंटेलिजेंस एजेंसी ने थ्रेट जारी किया है, महकमा दाखिला ने और महकमा जेल खाना जात ने, उसके बाद फिर ये अहकाम जारी किए हैं। सिर्फ अडयाला जेल के नहीं किए, मियाँ वाली जेल और चंद दूसरी जेलों के भी अहकाम जो हैं वो जारी किए गए कि उनकी सिक्योरिटी सख्त कर दी जाए, मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी जाए। बहरहाल तहरीक साहब तो इसको सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेगी, वो तो यही कहेगी कि हमारे ऊपर जो है वो सख्ती जो है वो दोबारा से शुरू कर दी गई है। तो ये जो मामला है अब देखते हैं ये किस तरफ बैठता है, किस तरफ जाता है। जाहिर है तहरीक साहब इसको भी, इस फैसले को भी हाई कोर्ट में चैलेंज करेगी, अदालतों में चैलेंज करेगी और वो कोशिश करेगी कि वहाँ से इसको रिलीफ मिले ताकि इमरान खान साहब से जो मुलाकातों का सिलसिला, क्योंकि अब तहरीक साहब ये कहेगी कि हमने सेनेट की टिकटें देनी है तो हमें इमरान खान साहब से मुलाकात करनी है ताकि हम टिकटें तकसीम कर सकें। भी किस वजह से? वो तो उनके पास तो अब कोई पार्टी का होता नहीं है, तो वो किस हैसियत में टिकटें तकसीम करेंगे? तो ये सहूलत तो बाकियों को नहीं मिली, ये तो असद ज़रदारी साहब को इस बुनियाद पे कोई सहूलत नहीं मिली, नवाज शरीफ साहब को तो नहीं मिली और लोगों को तो नहीं मिलती जब वो जेलों में होते हैं। तो ये सहूलत जो है ये सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए क्यों है? या तो इसका दायरा वसी किया जाए या इनकी भी ख़त्म की जाए। तो ये बहरहाल दो खबरें थी जिसके ऊपर जो है वो आपके सामने तफसीलात रखनी थी। अब तहरीक इंसाफ जो है उसका नया प्रोपेगेंडा शुरू होगा कि हमारे ऊपर जो है वो दोबारा से सख्ती शुरू हो गई है। आपके ऊपर सख्ती अगर हुई दोबारा तो आप अगर जो ग्राउंड रियलिटी को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे और अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उनको अगर आप रिव्यू नहीं करेंगे और जो आप कर रहे हैं तो इसके नतीजे में फिर ज़ाहिर है दूसरी तरफ से जवाब आएगा और उसके नतीजे में ये कोई हमारी ख्वाहिश नहीं है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत हो, आइन की हुक्मरानी हो, कानून की हुक्मरानी हो, सबको कानून जो है वो यकसा इतलाक़ किया जाए कानून पे और यकसा सलूक किया जाए सबके साथ, इंसाफ सबके लिए हो। और इंसाफ सिर्फ ये नहीं, अदालती, मुआशी और समाजी इंसाफ भी सबके लिए हो, सबके साथ यकसा सलूक किया जाए। वो कोई भी हो, उसकी कोई भी हैसियत हो, वो किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखता हो, सबके साथ बराबर। हम एक ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं, तरक्की पसंद पाकिस्तान चाहते हैं जहाँ सबकी इज़्ज़त हो, सबका वक़ार हो, सबकी इज़्ज़त और वक़ार का ख्याल रखा जाए और सबको बराबर के हकूक़ जो हैं वो मुयस्सर हों। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।